बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे बात की विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व और आपको विद डेटा समझाया कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होगा इंडिफरेंस कर्व पर। हमने कहा ये वो पॉइंट है जहां पर उसकी बजट लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व पर। इस टेंजेंसी पॉइंट की खास बात क्या है? इस टेंजेंसी पॉइंट की खास बात यह है कि इस पॉइंट पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या होगी? बराबर होगी। तो किस सेंस में विलिंगनेस और एबिलिटी बराबर होगी? एक तरफ इंडिफरेंस कर्व ये शो कर रहा है कि हम एक गुड को हासिल करने के लिए दूसरी गुड की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करने के लिए विलिंग है, और बजट लाइन ये शो कर रहा है कि हमें एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड की कितनी एक्चुअल क्वांटिटी सेक्रीफाई करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस और इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी जब आप बराबर हो गए, आपका एमआरएस फॉर एक्स फॉर वाई, एमआरएस एक्स फॉर वाई बराबर आ गया प्राइस रेशियो ऑफ गुड एक्स एंड वाई के। हमने कहा ये पॉइंट आपके लिए क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसको कंपाइल करके यानी आपके सामने थ्योरेटिकल वे में ये रख दिया गया है। वो बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल वे था, मैंने न्यूमेरिकल के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके लिए मैंने शेड्यूल डिजाइन किया, फिर उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। अब इसके लिए अब थ्योरेटिकली पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर इन पॉइंट्स को आप जहन में रखें। तो लिखा हुआ क्या आ गया? द प्रॉब्लम, देखें वही बात है ना, बुनियादी मसला क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो बुनियादी मसला जो कंज्यूमर को फेस कर रहा है वो क्या है? कोई भी फेस कर रहा हो, वो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो द प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर इज द बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड, limitations that how he can satisfy. The problem of the consumer is the budget constraint that how he can satisfy his unlimited wants with his limited resources. बुनियादी मसला यही है कि कंज्यूमर को अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बहुत सारी लामहदूद वांट्स क्या करनी है? पूरी करनी है। जो वो जानता है वो पूरी नहीं कर पाएगा। जब वो जानता है वो पूरी नहीं कर पाएगा तो उसको फिर डिसीजन लेना है। किस चीज का डिसीजन? क्या उसने पूरा करना है और क्या पूरा नहीं करना। मतलब कुछ वांट्स उसने सैक्रिफाइस करनी है कुछ वांट्स को हासिल करने के लिए। ये बात बिल्कुल शुरू में हम कर चुके थे। ये हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर चुके हैं और हम ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर चुके हैं। पीपीएफ मेनली प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने उसी में कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे डिस्कस किया था। और इन रियलिटी जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर मौजूद है इंडिफरेंस कर्व पर। The solution for this problem is to reach maximum. इस मसले का हल क्या है कि आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है, मतलब आपको रैशनली बिहेव करना है। आपको कम से कम रिसोर्सेज में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा वांट्स सेटिस्फाई करने का सोचना है। To spend income in such a manner that maximum satisfaction और utility can be gained. तो फिर अपनी इनकम इस तरह खर्च करनी है कि आपका यूटिलिटी लेवल जो हो सबसे ज्यादा हो उस पॉइंट पर। ठीक है जी। तो अब एक कंज्यूमर अपने कम से कम इनकम में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी कैसे ले सकता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। तो इन ऑर्डर टू गेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, in order to get consumers equilibrium through indifference curve analysis, the following assumptions are made. Number one, consumer preferences with regard to good x and y indicated by indifference map remain unchanged. मतलब एक इंडिफरेंस मैप चाहिए होगा जो एक वक्त में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व शो करेगा। तो ऑब्वियसली आप किसी एक इंडिफरेंस कर्व के एक कॉम्बिनेशन पे इक्विलिब्रियम पर होंगे, लेकिन इंडिफरेंस मैप दिखाने का मकसद क्या होगा? इंडिफरेंस मैप दिखाने का मकसद ये होगा कि कुछ इंडिफरेंस कर्व ऐसी होंगी जिनको आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके लिए विलिंग तो होंगे लेकिन आपका बजट लाइन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? तो एबिलिटी और कुछ कुछ चीजें आपकी एबिलिटी से नीचे होंगी और आपकी एबिलिटी उनसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमेशा आपकी जिद्दोजहद क्या होगी? कोशिश क्या होगी कि आप हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व को रीच करें जहां तक आप पहुंच सके, क्योंकि जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे उतना आपका यूटिलिटी लेवल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये कोई नई बातें नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं इंडिफरेंस मैप समझा चुका हूं। इंडिफरेंस मैप का मैं पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके।
ओके नाउ कंज्यूमर्स इनकम डज नॉट चेंज, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, अगर वो चेंज होगी तो उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, उसका डिमांड लेवल शिफ्ट कर जाएगा, सो ऑन। तो कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट माननी है। इट इज आल्सो अज्यूम दैट द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज होल इनकम। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है। जवाब दें बेटा। यानी अब आप बताइए, ये बजट लाइन के हवाले से बात हो रही है ना, बजट लाइन में आपने कंज्यूमर की इनकम को कहां खर्च होता हुआ दिखाया? 2 गुड्स पर, और ऐसे खर्च होता हुआ दिखाया कि अगर एक गुड जीरो थी तो दूसरी गुड मैक्सिमम थी। यस और नो? तो इस बात का क्या मतलब था कि कंज्यूमर के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो खर्च कर रहा था उन 2 गुड्स पर। अब 2 गुड्स तो क्यों है, तो बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो। It is also assumed that consumer spends his whole income and does not save. The prices of X and Y remain constant. Good X और Y के prices भी change नहीं होंगे. Goods are divisible. क्या मतलब? यानी जाहिर सी बात है, गुड डिविजिबल होंगी जब भी तो उनकी क्वांटिटी बढ़ाई और कम की जा सकती है। तो ऐसे गुड्स रखे हैं जिनकी क्वांटिटी में इजाफा हो सके, उनका 1 यूनिट ऐसा हो कि आप उनकी मतलब 1 यूनिट बढ़ाकर आप अपनी उस गुड की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा कर सकें। उसके बाद और दूसरी गुड को आप रिड्यूस कर सकें, मतलब जाहिर सी बात है एक को कम कर सकें तो इस तरह वो यूनिट्स में एक्सप्रेस हो सकें। ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, यूनिट्स जो हैं वो रीजनेबल साइज के होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, ताकि एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम किया जा सके। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। एंड फाइनली कंज्यूमर बिहेव्स रैशनली, दैट इज he will try to reach the highest indifference curve given on his indifference map। यानी कंज्यूमर की जिद्दोजहद क्या होगी कि वो सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचने की कोशिश करेगा, बस वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक के लिए वो एबल होगा। तो ये सारी अजम्पशंस हैं, मेंशन करनी एग्जामिनेशन में, इसके मार्क्स होंगे कि आप एक थ्योरी बयान करने से पहले क्या क्या अजम्पशंस आगे रखते हैं। नाउ अब इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला डिस्कशन जो है वो तो मैं कल कर चुका आपसे, वही लिखा आ रहा है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, a consumer is in equilibrium at a point on his budget line where it is tangent to indifference curve। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा बजट लाइन के, जहां पर उसकी बजट लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी किससे, इंडिफरेंस कर्व के, which is convex at that point। और जाहिर सी बात है इंडिफरेंस कर्व बॉटम से क्या है, कॉन्वेक्स होती है। उसके बाद in other words he is in equilibrium when diminishing marginal rate of substitution, that is the rate at which consumer is willing to substitute X for Y, equals to the price ratio of X for Y, that is the rate at which he can substitute X for Y। तो एक वो रेट है जो विलिंगनेस को शो कर रहा है और एक वो रेट है जो एबिलिटी को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से हमेशा वहां पर टेंजेंट होगी जहां पर एमआरएस एक्स फॉर वाई बराबर होगा प्राइस रेशियो ऑफ गुड एक्स फॉर वाई के। जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ये सारी बातें बहुत तफसील से कल मैं आपके सामने रख चुका हूं। तो अब इसका बनेगा एक डायग्राम, और वो डायग्राम के लिए यहाँ तो स्पेस है, ये मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा इसके, हालांकि मैं तो लिखवा रहा हूँ नोट्स भी, लेकिन फिर भी नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं चाहता ये टॉपिक जल्दी निमट जाए, अगर मैं इसको लिखता या आपको लिखवाता तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ, तो इस पर कोई मुझे तवील डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज जल्दी निमट सकती है उसको हमें जल्दी निपटा देना चाहिए। ऐसा ही है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप सब रिस्पॉन्स करें, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। ये बातें वही हैं जो कल हम कर चुके हैं, बस एक थ्योरेटिकल वे में जाके बातें कर रहे हैं। कल वाला वे ज्यादा प्रैक्टिकल था, ठीक है ना। और अब तक आपके स्टडी टेक्स्ट और कोई भी किताब के अंदर वो जो मैंने कल बनवाया था ना वो मौजूद नहीं कहीं पर भी, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अगर कोई अपना आंसर वैसे ड्राफ्ट करना चाहता है डेटा के साथ तो फिर वो लिखे, ड्राफ्ट करे, मुझे दिखाए, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, ये स्पेस आ गया किस चीज के लिए, डायग्राम के लिए। ठीक है बेटा, और यहाँ बनेगा डायग्राम, बनाए डायग्राम। लेकिन मैं डायग्राम बनाऊंगा वहां पर अपने बोर्ड पर जाके, तो वो डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ। आप देखिए इस डायग्राम। ठीक है जी, इस पर आप ड्रॉ कीजिए सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व, और जरा बहुत तवज्जो से देखिएगा आप लोग। ठीक है जी, ये हमने 4 आईसी क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। इसका ड्रॉ करने का मकसद क्या हुआ कि हमने असल में क्या बना दिया, इंडिफरेंस मैप बना दिया। यस सर। तो इंडिफरेंस मैप दिखाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ विलिंगनेस लेवल हो सकते हैं कंज्यूमर। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने, गुड एक्स। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, गुड वाई। अच्छा, इसको नाम दिया आपने आईसी 1 एंड आईसी 4। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3 एंड इंडिफरेंस कर्व 4। आप सब जानते हैं इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कौन से कर्व का होगा, इंडिफरेंस कर्व 4 का होगा। और सबसे लोएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल किसका होगा, इंडिफरेंस कर्व 1 का होगा। लेकिन किसी भी एक इंडिफरेंस कर्व पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम होगा किसी भी कॉम्बिनेशन पर। यस और जवाब दीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम इस पे ड्रॉ करने जा रहे हैं बजट लाइन।
ठीक है जी। तो हमने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको नाम दिया हमने बजट लाइन ए बी का। दिस बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC3, यस और नो? ये बजट लाइन जो है वो टेंजेंट है IC3 पर। जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट हो वहां से लेना है आपने परपेंडिकुलर टुवर्ड्स x एक्सिस and towards y-axis. It will determine what? Equilibrium quantities, x and y. और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, जरा इस पे गौर करेंगे हम। देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, हमारी बजट लाइन पर, हमारी बजट लाइन जो है वो IC1 को भी कट कर रही है, यस और नो? क्या हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी बजट लाइन जो है IC1 को कट कर रही है? हमारी बजट लाइन IC2 को भी कट कर रही है। फिर यहाँ पर ठीक है जी। तो क्वांटिटी के लिहाज से तो हम ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं जो बजट लाइन जिनको कट कर रही है। क्वांटिटी के लिहाज से यहाँ पर विलिंगनेस और एबिलिटी की क्वांटिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से तो क्या होगा, बजट लाइन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी बराबर होगा किसके? इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन के। लेकिन हम ABCD जो 4 पॉइंट्स हैं मैंने ब्लू कलर के मार्क किए हैं, इनको हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक अजम्पशन ली है, कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। तो जब कंज्यूमर IC3 पर पहुंच सकता है, जब उसकी एबिलिटी IC3 तक उसको ले जा सकती है, तो वो क्यों IC2 पर या IC1 पर इक्विलिब्रियम में होगा? यस और नो? तो कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर जो है वो कौन सी हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को अटेन कर सकता है? उसका बजट उसको कहां तक जाने की इजाजत देता है? उसकी विलिंगनेस तो IC4 तक जा रही है या उससे भी आगे जा रही है, लेकिन उसकी एबिलिटी उसको मैक्सिमम कहां तक ले जा रही है? IC3 तक। यस और नो? जवाब दें। अच्छा जी, ओके। कोई मुश्किल बात नहीं? चलेंगे, अब इस डायग्राम को देख लिया आपने, बना लिया सब लोगों ने डायग्राम? क्वांटिटी के हिसाब से इक्वल कैसे? कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मैथमेटिकली दो लाइंस का क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है। तो वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ये तो मैथमेटिक्स है बड़ी सिंपल सी, कि जब दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो लाइन होता है, वो पॉइंट जो होता है, वो उन दो लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है। यानी उस पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यूज उन दोनों लाइंस पर क्या होती है? सेम होती है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं ना, या किसी और चीज को बोलते हैं? आप ये बताइए। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ए पर, बी पर, सी पर, डी पर एक्स और वाई की वैल्यू वही होगी जो इंडिफरेंस कर्व पर है और जो बजट लाइन पर है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मैथमेटिक्स अप्लाई करें। ये डायग्राम अगर आपने बना लिया और देख लिया, तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूं, बताइए, जवाब दीजिए आप। सही है? ओके ना? तो अब क्या करते हैं बेटा हम लोग? द प्राइस लाइन ए बी इज टेंजेंट टू IC3 एट पॉइंट ई, ऐसा ही है। प्राइस लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट है IC3 पर पॉइंट ई पर, यस और नो?
ये डायग्राम ऐसे ही बना, इस जैसे बताया जा रहा है वैसा ही दिख रहा है आपको। ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सेस। जिस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ है वहां से मैंने एक लाइन खींची एक्स एक्सिस की तरफ, एक लाइन खींची वाई एक्सिस की तरफ। ये क्या बने, परपेंडिकुलर। इससे क्या मिला, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कि एक्स यानी गुड एक्स की इतनी क्वांटिटी 0 से x1 तक की, और गुड वाई की कितनी क्वांटिटी 0 से y1 तक की। हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। यस और नो। इसको चाहें तो आप नाम दे दें, इस तरह करता हूं मैं, नाम दे देता हूं। यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल नेम देता हूं मैं, इसको एल्जेब्रिक नेम नहीं दे रहा मैं, ज्योमेट्रिकल नेम दे रहा हूं। बाइंग ओ के एंड ओ एम, यानी ओ से लेकर के तक का फासला गुड एक्स की क्वांटिटी को शो कर रहा है, ओ से लेकर एम तक का फासला गुड वाई की क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इट मींस दैट आईसी budget line AB is tangent to IC3 at point E. If we draw perpendicular toward x and y axis, we find equilibrium quantity of good x and y, OK quantity and OM quantity of good x and y respectively. Yes or no? जवाब दीजिए मुझे आप। सही है, चलेंगे। तो प्राइस लाइन AB is tangent to IC3 at point E. Draw a perpendicular to x and y axis at that point. It will give you equilibrium quantities of x and good x and y. ठीक है बेटा, क्या दोबारा बता दो? ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको बेटा, ये बजट लाइन है। ये टेंजेंट है IC3 पर, जहां पे हमने पॉइंट ई लिया। पॉइंट ई से हमने क्या किया, ऐसे लाइन खींची नीचे एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे लाइन खींची वाई एक्सिस की तरफ। तो क्या मिला, गुड एक्स की क्वांटिटी ओके, गुड वाई की क्वांटिटी OM, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। Price line AB is tangent to IC3 at point E. Draw perpendicular to x and y axis. At that point, it will give you equilibrium quantities of x and y goods. कंज्यूमर फिर इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम हुआ। क्यों, इस पॉइंट ई की खास बात क्या है? इस पॉइंट की खास बात यह है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y बराबर है प्राइस रेशियो फॉर गुड x फॉर y के। जवाब दे बेटा। या हम ये बोल सकते हैं कि वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बराबर है किसके, प्राइस रेशियो ऑफ गुड x एंड y की। तो जिस पॉइंट पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो गई, आसान लफ्जों में बार बार बोल रहा हूं, जिस पॉइंट पर विलिंगनेस और एबिलिटी क्या हो गई, मैच कर गई, वही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस तरीके से मतलब कंक्लूजन क्या है, अगर कंज्यूमर अपना बजट इस तरीके से स्पेंड करता है तो फिर वो जो गुड्स वो परचेज कर रहा है उनसे वो मैक्सिमम यूटिलिटी क्या कर सकता है, ड्राइव कर सकता है। वो कम बजट में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। यस और नो? जवाब दें बेटा, जवाब दें। तो ये आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करें। अब वही बात कि क्या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है, क्या कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी चेंज हो सकती है? तो वो कौन सी चीजें हैं जो कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी को चेंज करती हैं? जवाब दीजिएगा आप सब, रिस्पॉन्स देना बेटा। आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो बात बनेगी, आप सबकी पार्टिसिपेशन आएगी। इनकम लेवल है, प्राइस लेवल है भाई, प्राइसेस नहीं है क्या? यस और नो बताओ, प्राइसेस नहीं है या हैं?
प्राइसेस हैं। तो इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? जवाब दो। यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो? इनकम बढ़ने से डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। इनकम बढ़ने से डिमांड में क्या होगा? इजाफा होगा। यस और जवाब दीजिए। यानी डिमांड में इजाफा होने का मतलब क्या है? विलिंगनेस भी बढ़ेगी और एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अब जरा सोचिए, ये जो पिछला डायग्राम है, ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, इसमें मेरा आपसे सवाल क्या है? इसमें मेरा आपसे सवाल है कि कंज्यूमर जो है वो IC4 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? कंज्यूमर IC4 के लिए विलिंग तो है, एबल नहीं है। तो क्या वजह है? वो कौन सी चीज है जो इसको IC4 तक जाने नहीं दे रही? इनकम। अगर इसकी इनकम बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? अगर इसकी इनकम बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? रिस्पॉन्स दीजिए। वो IC4 तक चला जाएगा या उससे भी आगे चला जाएगा? तो विलिंग तो था पहले भी, लेकिन वो एबल नहीं था ना। प्रॉब्लम ये था, विलिंगनेस तो उसकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सवाल क्या, उसकी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है? ये जो बजट लाइन है वो उसकी प्योरली एबिलिटी को शो कर रही है। क्या ख्याल? बताओ बेटा। अच्छा, अब एक काम ये करो, एक चीज और देखो जरा। पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसको भी क्या करते हैं, जरा पहले डेटा के थ्रू समझ लेते हैं। बबलू को वापस बुलाते हैं। बेटा बबलू, बेटा आ जाओ वापस। बबलू को वापस बुला लेते हैं। बुला लिया बबलू को वापस। हमने कहा बबलू की पॉकेट मनी 100 रुपए। चॉकलेट ₹20 और टॉफी और टॉफीज ₹5 पर यूनिट। जवाब दो। सही है? सही है बेटा, बताइए। तो अब अगर आपको याद हो, हमने भाई डेटा बार बार बना रहा हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मकसद है इसका कोई ना कोई। ये आपके सामने क्या है? कॉम्बिनेशंस। हाँ जी, क्या बना था कॉम्बिनेशन ए हमारे पास बेटा? 0 chocolate and 20 toffees. Combination B, 1 chocolate and what? 16 toffees. Combination C, 2 chocolates and what? What? 12 toffees. 3 chocolates and what? 8 toffees.
4 chocolates and what? 4 toffees and 5 chocolates. Number 6, 5 chocolates and 0 toffees. यही था ना. अब अगर बबलू को खबर ये लगे कि भाई पेरेंट्स बड़े खुश हो गए बबलू से और उसकी पॉकेट मनी अब 100 रुपए नहीं रही बल्कि 100 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 200 रुपए. तो ये खबर बबलू के लिए कैसी है? खुशी की खबर है. पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पे तो आप अफसोस करते हैं, बबलू पॉकेट मनी बढ़ने पे खुश होगा, इनकम बढ़ने पे खुश हो जाता है. ऐसा ही है ना. तो इनकम बढ़ गई बबलू की. अब क्या रिजल्ट निकलेगा बताइए बेटा. अब क्या रिजल्ट होंगे बेटा, ये बताइए. डबल नहीं हो जाएगा रिजल्ट, जरा बताइए. तो क्या बबलू की पॉकेट मनी बढ़ने से, बबलू की पॉकेट मनी बढ़ने से जो है बबलू की एबिलिटी बढ़ नहीं गई? यस और नो? एबिलिटी नहीं बढ़ गई? एबिलिटी, क्या एबिलिटी में इजाफा नहीं हो गया? तो एबिलिटी का इजाफा कैसे शो होगा? बजट लाइन को शिफ्ट करके. उसकी बजट लाइन आगे की तरफ मूव कर गई, जरा देखना. अब अगर वो एक भी चॉकलेट ना खरीदे तो वो 40 टॉफी खरीद सकता है. यस और नो? गुड्स की कीमत है तो वही रही ना. रिस्पॉन्स दो बेटा, रिस्पॉन्स दो, बताओ. अगर वो एक भी चॉकलेट ना खरीदे तो 200 रुपए के अंदर वो 40 टॉफी खरीद सकता है ना बेटा. आपसे पूछ रहा हूं. अब हम चॉकलेट्स को एक एक करके नहीं बढ़ाते, हम चॉकलेट को दो दो करके बढ़ाते हैं. 2 चॉकलेट्स, तो अगर वो 2 चॉकलेट्स खरीद लेता है तो अब वो 32 टॉफी खरीद पाएगा. अगर वो 4 चॉकलेट खरीद लेता है तो वो 24 टॉफी खरीद पाएगा. अगर वो 6 चॉकलेट खरीद लेता है तो वो 16 टॉफी खरीद पाएगा. अगर वो 8 चॉकलेट खरीद लेता है तो वो 8 टॉफी खरीद पाएगा. और अगर वो 10 चॉकलेट खरीद लेता है तो फिर वो कोई एक भी टॉफी खरीद नहीं पाएगा. तो अगर मैं बोलता हूँ जनाब ये दोनों बजट लाइन आप ड्रॉ करें, एक पॉकेट मनी बढ़ने से पहले वाली और एक पॉकेट मनी बढ़ने के बाद वाली, तो क्या होगा? बजट लाइन में क्या आ जाएगा बेटा? शिफ्ट आ जाएगा. यस और नो? शिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा? और जब बजट लाइन में शिफ्ट आएगा तो आप बजट लाइन आपकी टेंजेंट हो जाएगी हाईएस्ट, उससे भी हायर इन डिफरेंस कर्व पर, और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज. और अब आप पहले से हायर इन डिफरेंस कर्व पर इक्विलिब्रियम अचीव करने के काबिल हो जाएंगे. तो हम इनकम इफेक्ट का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकम इफेक्ट, इनकम तब्दील होने से आपकी एबिलिटी तब्दील होती है. एबिलिटी तब्दील होने के बाद आप अपनी हाईएस्ट विलिंग इन डिफरेंस कर्व पर पहुंचने के काबिल हो जाते हैं. तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाता है, आपका डिमांड लेवल इंक्रीज कर जाता है किसी भी गुड के लिए, एंड सो ऑन. तो मतलब क्या हुआ? यानी ये हम ये पढ़ रहे हैं कि डिमांड में जो शिफ्ट आता है वो विलिंगनेस के लिहाज से भी आता है, और डिमांड में जो शिफ्ट आता है वो एबिलिटी के लिहाज से भी आता है. यस और नो? जवाब दीजिए. सही है? सारी बातें समझ में आती हैं? जवाब दीजिए मुझे आप. तो अगर इसको आप डायग्रामेटिकली बना लेते हैं तो क्या होगा? इसका डायग्राम अगर आप बना लेते तो क्या होगा? आसान बात है, मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है. तो यहां लिख रहा हूं मैं क्या? शिफ्ट इन बजट लाइन.
बजट लाइन का शिफ्ट, शिफ्ट इन बजट लाइन, सही है जी। शिफ्ट इन बजट लाइन, तो मतलब हमने कहा कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की जरूरत है। अगर आपको हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो पहली बजट लाइन है आपके पास, उसमें आप सब जानते हैं कि जहां पर y की वैल्यू 0 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, या x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 चॉकलेट्स। और यहाँ पर x की एक केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, और दूसरे केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40। यस और जवाब दें। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये आपकी फर्स्ट बजट लाइन आ जाएगी जब आपकी पॉकेट मनी कितनी थी 100 रुपए। ठीक है बेटा। और जब पॉकेट मनी 100 से कितनी हो गई 200 रुपए, तो फिर ये नई बजट लाइन आ जाएगी आपके पास, जो कि बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट हुई है, पैरेलल बिल्कुल। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब आप चाहें तो इस पे कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट, लेकिन मेरा मेरा मेन मकसद क्या था, ये समझाना कि भाई जो ओल्ड इनकम थी उसके उसमें रहते हुए आपकी बजट लाइन ए बी थी, और नई इनकम में आते हुए आपकी बजट लाइन जो है वो ए बी से ए डैश बी डैश पे क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। मतलब you are able to buy more quantity of good X as well as more quantity of good Y. Yes or no? जवाब दीजिए। एबिलिटी की बात कर रहा हूं अभी, इस पे हमने विलिंगनेस ड्रॉ नहीं की। विलिंगनेस कैसे ड्रॉ होगी, इन डिफरेंस कर्व की शक्ल। तो ये बजट लाइन कहां शिफ्ट हो गई, आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, आउटवर्ड, राइटवर्ड, अपवर्ड। तो ये बजट लाइन का जो आउटवर्ड शिफ्ट है, ये किस चीज को शो कर रहा है, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने को या कम होने को। ये जो बजट लाइन का आउटवर्ड शिफ्ट है, ये किस चीज को शो कर रहा है, कंज्यूमर की इनकम को बढ़ने को, कंज्यूमर की एबिलिटी के बढ़ने को, यस और नो। और अगर ये इनवर्ट शिफ्ट होता तो, अगर हम ग्रीन से व्हाइट पर आते तो यकीन बबलू का पेपर फेल हुआ होता, घर वालों ने उसकी पॉकेट मनी कम कर दी होती, उस पर पाबंदियां आयद कर दी होती, तो इनकम लेवल कम हो गया बेचारे बबलू का। जब बबलू का इनकम लेवल ही कम हो गया तो क्या हुआ, उसका बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया, उसके घर में पहले जैसी इज्जत नहीं रही। ऐसे ही, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके सामने आ गई बात है। तो इनकम इफेक्ट में हम क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनकम तब्दील होने से आप अपनी हायर इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर पाएंगे, और जब आपका बजट लाइन शिफ्ट होने के बाद नए इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। तो अब हम इस चीज को हम बना लेते हैं किस पर जनाब,
इस चीज को हम बना लेते हैं। अब हम बात करना शुरू करते हैं किस पर, इनकम इफेक्ट के ऊपर। ठीक है जी, इनकम इफेक्ट चलेंगे। अब यहां लगा रहा हूं मैं हेडिंग इनकम इफेक्ट की। और बिल्कुल तकरीबन विलिंगनेस तो इंक्रीज होगी ना बेटा, होगी, लेकिन कुछ केसेस में नहीं होगी, वो भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं। थोड़ी देर रुक जाओ, जरा सब्र कर लो। अब इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, पूरा आपका इक्विलिब्रियम एक नए पॉइंट पे शिफ्ट हो जाना, इनकम इफेक्ट। तो ये इनकम इफेक्ट को मैं डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूं, बहुत तवज्जो से आपने देखना और समझना। ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बजट लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने कहा बजट लाइन ए बी है। अगर ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होती है इसका मतलब क्या हुआ, बताइए क्या मतलब हुआ, बताइए बेटा क्या मतलब हुआ, बताइए बेटा क्या मतलब हुआ। अगर बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होती है तो इनकम इंक्रीज हो गई, और ये शिफ्ट बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल होगा। एक और शिफ्ट दिखा दिया हमने। तो हमने कहा जनाब ये तीन बजट लाइन बनाई हमने, ए बी, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। तो अगर हम ए बी बजट लाइन से शिफ्ट हुए हैं ए डैश बी डैश पर, तो हमारी इनकम में क्या हुआ है, जल्दी बोलिए, इजाफा हुआ है। अगर हम ए डैश बी डैश से और आगे शिफ्ट होते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश पर, तो इनकम में और इजाफा हो गया है। अच्छा, लेकिन अगर हम रिवर्स मोड में आए तो, अगर हम ए डबल डैश से बी डबल डैश पर से शिफ्ट होते हैं ए डैश बी डैश पर, तो मतलब क्या हुआ है, इनकम में क्या आ गई है, कमी आ गई है। और अगर हम ए डैश बी डैश से नीचे आते हैं ए बी पर, तो इनकम में और कमी आ गई है। अब हम ये दिखाते हैं कि ये तीनों बजट लाइन जो है वो किसी ना किसी इंडिफरेंस कर्व से क्या है, टेंजेंट है। समझे मेरी बात या नहीं। तो हम इस पे ड्रॉ कर देते हैं इंडिफरेंस कर्व, यानी हम तीन इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। तो हमने तीन डिफरेंस का बना दिया ताकि ये तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाए, IC1, IC2 एंड IC3। अब जहां जहां ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट है, वहां वहां आप ड्रॉ करें क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब वहां से लें आप क्वांटिटी x और क्वांटिटी y।
ठीक है जी। x1, x2, x3, y1, y2, y3, इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2, इक्विलिब्रियम 3। तो हम क्या देख रहे हैं? क्लियर तो अब हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि जैसे जैसे आपका इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, जवाब दे बेटा, वैसे वैसे आपका बजट लाइन जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और वो एक नई इंडिफरेंस कर्व से क्या हो जाता है? टेंजेंट हो जाता है। और आप जब वो नई इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो जाता है तो मतलब क्या है? आप गुड एक्स और वाई की पहले से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग भी हैं और एबल भी हैं। यानी अब आप पहले से ज्यादा गुड एक्स और वाई खरीदने के लिए विलिंग भी होगा और एबल होगा, मतलब आपने गुड एक्स और वाई को पहले से ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया। यस और नो? और अगर आप डाउनवर्ड शिफ्ट आते हैं, मतलब ए डबल डैश से बी डबल डैश पर, तो आप ये बोलेंगे आपकी इनकम लेवल में क्या आई है? कमी आई है। तो लिहाजा आपका इक्विलिब्रियम जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और अब आपका बजट लाइन जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट नहीं है बल्कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट है। लिहाजा अब आप पहले जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए विलिंग और एबल नहीं रहे, तो लिहाजा आपने गुड एक्स और वाई की डिमांड को कम कर दिया, और अब आप क्या कर रहे हैं? पहले से कम गुड एक्स और वाई की क्वांटिटी परचेज करें, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर में भी कमी आ गई और साथ साथ आपकी विलिंगनेस में भी क्या आ गई? कमी आ गई। इसलिए अब आपका बजट लाइन जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट नहीं रहा। समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब अगर आप क्या करते हैं बेटा, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला दें। ऐसे डॉटेड लाइन से या फिक्शियस लाइन से। तो एक लाइन बनेगी, इसको बोलेंगे आईसीसी। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, हम कहेंगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है बेटा। यहां पर आईसीसी जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व है। इनकम कंजम्पशन कर्व के इनकम बढ़ने से गुड एक्स और वाई की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो हमें एक पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। मतलब यानी कि जो आईसीसी का स्लोप है ना, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाने से आया है, उसका ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मतलब इनकम बढ़ने से गुड एक्स और वाई की क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, और इनकम कम होने से गुड एक्स और वाई की क्वांटिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो आईसीसी जो है वो गुड एक्स और वाई का रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके साथ? इनकम के साथ। आईसीसी जो है वो गुड एक्स और वाई का रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके साथ? या गुड एक्स वाई की डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके साथ? इनकम के साथ। कि इनकम बढ़ने से गुड एक्स वाई की डिमांड में इजाफा हो रहा है, और इनकम कम होने से गुड एक्स वाई की डिमांड में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इस चीज का नाम इनकम इफेक्ट है। और वहां फिर हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे आ जाएं अगर, तो ये आपके सामने इनकम इफेक्ट थ्योरेटिकली आ जाएगा। द इनकम इफेक्ट explains the effect of change in consumer's income on his demand for goods, for a good, say X, while prices of the goods and other things remains constant. गुड एक्स की प्राइस भी कांस्टेंट है, गुड वाई उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस भी कांस्टेंट है, सिर्फ तब्दील क्या हुई? इनकम हुई है। तो इनकम तब्दील होने से ना सिर्फ गुड एक्स की डिमांड में इजाफा होगा बल्कि उसके सब्स्टिट्यूट
गुड वाई की डिमांड में भी क्या होगा, इजाफा होगा, क्योंकि गुड एक्स और वाई की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस में डायग्राम बन जाएगा और उसके बाद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ रही है। वो जो हमने डायग्राम बनाया, क्या लिखा हुआ आ गया, when we will join all the different equilibrium points, we will get income consumption curve, ICC, where when income of the consumer increases, जब इनकम बढ़ती है, he becomes better off than before, तो उसके हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं, वो पहले से मतलब खुशहाल हो जाता है, खुशहाल, बेटर ऑफ मतलब खुशहाली आ जाती है उसके अंदर, बिफोर he becomes better off than before, and when it decreases consumers become worse off than before, और जब उसकी इनकम कम हो जाती है तो वो बदहाल हो जाता है, उसके हालात खराब हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो इनकम बढ़ने से कंज्यूमर की जो विलिंगनेस और एबिलिटी का बढ़ना है, उसके इंडिफरेंस कर्व का जो अपवर्ड शिफ्ट होना है, या उसके बजट लाइन का नए इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो जाना है, ये क्या है, इनकम इफेक्ट है। और कम होने पर वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर देगा, इस चीज का नाम भी इनकम इफेक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज कॉज ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम। कंज्यूमर की इनकम तब्दील होने से उसकी रियल इनकम में इजाफा हो रहा है, क्योंकि गुड एक्स और वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो अब जब नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, उसकी जेब में आने वाले नोट बढ़ रहे हैं, वो नॉमिनल इनकम है, तो गुड एक्स और वाई की प्राइसेस क्या अनचेंज है। तो अब वो जब उसकी नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, उसकी जेब में पहले से ज्यादा नोट आ रहे हैं, लेकिन गुड एक्स और वाई की प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर वो पहले से ज्यादा इनकम में पहले से ज्यादा गुड्स खरीदने के क्या है, काबिल है। तो इट मींस दैट ना सिर्फ उसकी नॉमिनल इनकम बढ़ रही है, बल्कि उसकी परचेजिंग पावर यानी कि रियल इनकम भी बढ़ रही है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट्स डिमांड डायरेक्टली। हम जानते हैं इनकम का डिमांड के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ICC relates or describes income effect. ICC shows that while other things including prices of good X and Y remaining constant, the consumer becomes better off than before when his income rises by buying more of the goods than before usually. On the other hand, he becomes worse off than before while his income falls by buying less quantities of the goods usually. ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद की जा सकती है आपसे। तो आज मैंने थोड़ा काम जल्दी करने के लिए लिखे हुए पे इत्तेफाक किया था, लेकिन आपको बातें सारी समझा दी हैं, ताकि ये वाला चैप्टर जरा जल्दी कवर हो जाए, बस मकसद ये है इसका। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है, बोलिए। अब फिर इनकम इफेक्ट की टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट। आप क्या करें, आप स्ट्रेट एक्सेस को पढ़ें, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे आपसे। ओके बेटा, तो इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी सारा डिस्कशन अगली क्लास में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।